तैयार हो जाइए एक और बेहद इंटरेस्टिंग और अहम दिन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से थोड़ी मजबूती के संकेत और एसजेएक्स निफ्टी दमदार उछाल के साथ सेंचुरी मार्क के शुरुआत करने के दिखा रहा है आसार। मजबूत शुरुआत के बाद टिकेंगे और बढ़ेंगे या फिसलेंगे, लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, ये तो एक सरप्राइजिंग स्टार्ट दिखा रहे हैं जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है, और कल 400 अंक की रिकवरी भी जो हुई डाउ में, इस पर कुछ सवाल है सर। आज का सेटअप कैसा रख सकता है, उस पर सवाल है, और कोरोना की चिंताएं सभी डिस्कस करना है सर। तो उससे पहले ये बता दीजिए कि आज के अहम ट्रिगर्स कौन से? देखिए, अहम ट्रिगर्स में सबसे पहला ट्रिगर और सबसे बड़ा ट्रिगर तो अमेरिका से ही आता हुआ दिख रहा है। 2 दिनों की तेज गिरावट के बाद अमेरिकी बाजार कल फिसले। निचले स्तरों से डाउ ने 400 अंकों की रिकवरी दिखाई है। 1000 अंक फिसलने के बाद लगभग 1300 पॉइंट फिसलने के बाद 400 पॉइंट रिकवर होते हुए दिखे हैं और फ्लैट से बंद हुए हैं, हल्की से लाल निशान में 30-40 पॉइंट ऊपर। डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 150-200 अंकों की मजबूती वहां पर बनी हुई है, लेकिन बाकी खबरें अच्छी नहीं है, खासतौर से कोरोना को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना अनुमान पहले 60,000 का लगाया था कि अमेरिका में 60,000 मौतें हो सकती है, वो अनुमान अब उन्होंने बढ़ाकर लगभग 1 लाख का कर दिया। नए मरीज लगातार आते हुए दिख रहे हैं, 25,000 के करीब और नए मरीज अमेरिका में जुड़ते हुए दिखे। और भारत में भी अब तक आप देखें तो लगातार 3 दिन ऐसे हैं जब कोरोना के लिहाज से हर रोज हमारा पिछले दिन से ज्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है। अब तक का सबसे खराब दिन कल हमारे लिए रहा है कोरोना के लिहाज से, और 175 लोगों की कल हमारे यहाँ मौत हुई है और लगभग 46,000 से ज्यादा लोग अब प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। नतीजों के लिहाज से आज इम्पोर्टेंट दिन है। कल आपको नतीजों के लिहाज से कोई खास दिन नहीं दिखा। एक मैरिको के रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद जरूर आए, लेकिन आज निफ्टी में अदानी पोर्ट, तो वायदा कारोबार में एनआईटी टेक और वायदा कारोबार के नए खिलाड़ी की जिसकी एंट्री कल से हुई है एसबीआई लाइफ, उसके नतीजे आज आएंगे। दीप बिल्कुल अनिल जी, तो भारतीय मार्केट के लिए तो जो क्यूज हैं सर उस पर तो बात करेंगे ही, पर सर समझ में नहीं आ रहा है कल जो ये डाउ में निचले स्तरों से 400 अंक की रिकवरी आई है उसका क्या ट्रिगर रहा है? बिकॉज मौत का आंकड़ा तो काफी तेजी से बढ़ रहा है और अब अनुमान भी दर्दनाक है, डराने वाला है। तो ये जो ग्लोबल रिकवरी आई है सर, इसकी वजह नहीं समझ में आ रही। क्या संकेत लें इससे? दीप, बड़ा सरप्राइजिंग है। वैसे ये बात सही है कि ग्लोबल रिकवरी की वजह समझना मुश्किल है, और स्पेशली 2 दिन पहले बर्कशायर हैथवे की एजीएम हुई है जिसमें खुद दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर अब तक के वॉरेन बफेट साहब अभी भी अमेरिकी बाजारों में दुनिया भर में पैसा लगाने को तैयार नहीं है, और उनके दम पर आपने 2 दिन कमजोरी के भी देखे। लेकिन कहीं न कहीं धीमे धीमे लॉकडाउन खुलने के जो संकेत आ रहे हैं उस पर अमेरिकी बाजार रिएक्शन दे रहे हैं, खासतौर से कैलिफोर्निया वगैरह ऐसी जगह जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, वहां पर अब लॉकडाउन खुलने के संकेत आ रहे हैं। अब वो अलग बात है कि लॉकडाउन में अमेरिका इतना जूझ रहा है कोरोना से, तो लॉकडाउन के खुलने के बाद क्या कुछ होगा। बट बात वही है जो हम लगातार अप्रैल के महीने में करते हैं कि उम्मीद और हकीकत में बाजार उम्मीद को ज्यादा चुनता है। अब हकीकत किस दिन भारी पड़ेगी ये देखना होगा, और उम्मीद पर बाजार थोड़ा बहुत मजबूत होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दीप की जो वजह है ना, वो न उम्मीद है न हकीकत, न डरने की वजह हकीकत है, न ही चढ़ने की वजह उम्मीद है। एक बड़ा जो ट्रिगर है अमेरिकी बाजारों के लिए वो है लिक्विडिटी। देखिए, पैसा भरपूर है वहां पर, और खासतौर से तब जबकि फेड ये कहता कि हम अनलिमिटेड एसेट बाइंग करेंगे, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि जिसको जो पैसा चाहिए सिक्योरिटीज के सामने, अगर उसकी लिक्विडिटी नहीं है, कोई दूसरा खरीदारी करने वाला नहीं है, तो उसके जो रीजनेबल दाम है उस पर फेड खरीद लेगा और आपको पैसे देगा। तो ये सबसे बड़ा कंफर्ट है। और अब आपके पास जब ये कंफर्ट हो कि मुझे जब चाहिए मेरी एसेट्स लिक्विड है, अब आपकी एसेट्स अगर लिक्विड हैं, आप बेच सकते हैं, तो उसको बेचकर आप कहां पैसा लगाना चाहेंगे? क्या आप गोल्ड में लगाना चाहेंगे जो लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है? क्या आप डेट में लगाना चाहेंगे जहां पर ऑलरेडी इतने यूएस ट्रेजरी के दाम बढ़ चुके हैं, डॉलर आपका मजबूत है ही? ऐसे सिचुएशन में वही आपको नजर आता है जो अपने टॉप लेवल से 25-30% गिरा हुआ है, और वो है इक्विटी मार्केट। तो शायद कहीं न कहीं लिक्विडिटी अपना रास्ता इक्विटी मार्केट की तरफ बना रही है, और वो एक बड़ी वजह है कि बाजार गिरते भी हैं तो वापस जैसे ही कोई ठीक सी खबर आती है, बहुत अच्छी खबर ना है, अगर बुरी खबर ना आए तब भी चढ़ने की कोशिश करते हैं। और आज भी एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि कोई खबर अच्छी है कोरोना को लेकर, कहीं कोई आई डोंट नो कि अगर मौत के आंकड़े को नहीं बढ़ने को ट्रम्प साहब फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व मानते हैं,
तो वो सही होगा उनका मानना, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी जो है। लेकिन वही आंकड़ा देखिए आप, अमेरिका में रोज 25,000 के आसपास का है और इसमें कहीं कोई दूर दूर तक राहत के संकेत नहीं। लेकिन ये बड़ी हिम्मत की बात है भाई उनकी, और बड़ी शाबाशी वाली बात कह सकते हैं कि वही ऐसा कर सकते हैं कि हर रोज 25,000 नए केस आए तब भी वो लॉकडाउन खोलने की सोचें। और ये रियल कैपिटलिस्ट माइंडसेट जिसको आप कह सकते हैं ना, कि वो पूंजीवादी मानसिकता जो होती है कि ठीक है यार, जिंदगी जीना मरना चलता रहेगा, काम धंधा और बिजनेस और पैसा थोड़ी रुकेगा। ये है रियल अमेरिका जो आपको इस वक्त देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ तो देखिए मुश्किल से मतलब अगर 1,000-1,200 लोग रोज मर रहे हैं, उसमें भी हम इतने चिंतित हैं और हमें लगता है कोई बात नहीं कमाएंगे चलेगा, जिंदगी है, जान है, जहान है। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। तो दीप, शुक्र है कि हम सही सभ्यता में हैं, सही संस्कृति में हैं और हमारी सरकार भी ठीक सोच रही है। तो हम लॉकडाउन खुलने के पहले थोड़ा कंट्रोल में कर लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। अमेरिका की हालत तो बहुत खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। और पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी में लॉकडाउन खोलने के लिए या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए, जबकि उनकी इकोनॉमी तो एक तरह से आप दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत इकोनॉमीज में से एक मान सकते हैं। उनके अपने रीजंस होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन पॉइंट सिंपल है कि कोरोना को लेकर चिंताएं बरकरार हैं, चाहे वो दुनिया में हो चाहे हमारे यहाँ हो। लेकिन बात वही है कि बाजार अपने हिसाब से रिएक्ट करता है। मैं इसको सिंपल इस तरह से देखता हूं, अगर 2 दिनों में 2.5 दिनों में बाजार 1300-1400 पॉइंट डाउ पे गिर जाता है तो 300-400 पॉइंट बढ़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो इसे एक बाउंस बैक के तौर पर आप देख सकते हैं, सिंपल ये है दीप। बिल्कुल, तो इसे एक बाउंस बैक के तौर पर देखते हैं अनिल जी। और क्योंकि आप बाजार के लेवल्स और जो एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कल जो आपने खास रिसर्च हमारे सामने रखी बेस बॉटम फॉर्मेशन पे, जो नई फंडामेंटल एनालिसिस थी, वो तो सुपर हिट रही व्यूअर्स के लिए। और आज एक बार फिर से आप वो देख सकते हैं, अगर चाहें 1:30 बजे हम एक बार फिर से वो शो आपको दिखाएंगे। तो अनिल जी, उस लिहाज से देखें तो ये जो थोड़ी ग्लोबल रिकवरी हुई है, जो लोग सोच रहे थे कि अब गिरावट आएगी, कल जो हमने भारी गिरावट देखी, एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्या इस बाउंस बैक पर भरोसा करना चाहिए? क्या इस बाउंस बैक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए या फिर उस एग्जिट को ढूंढना चाहिए जिसके बारे में आप बता रहे थे कल? सर, बहुत ही अच्छा सवाल है दीप। अब इस सवाल का जवाब मैं 2 टुकड़ों में दूंगा। पहला टुकड़ा है इन्वेस्टर्स का और दूसरा टुकड़ा है ट्रेडर्स का। तो पहले ट्रेडर्स वाली चीज ले लेते हैं। आपको याद होगा कल 3:20 की जब मैं स्ट्रेटेजी दे रहा था तो आपको बहुत साफ साफ कहा कि तेजी की पोजीशन हो या मंदी की, और स्पेशली आपकी जो भी पोजीशन हो, स्पेशली मंदी की पोजीशन आप जीरो कर लीजिए। खुद मैंने M&M फाइनेंस के फ्यूचर्स बेचने की राय दी थी आज के 2000 में, 150 के पहले टारगेट पर पहुंचा भी। उसके बाद मैंने कहा भी कि जिसने कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाया हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो 161 का स्टॉप लॉस दिया था जो नहीं ट्रिगर आया उसके आसपास लास्ट मिनट में पहुंचा भी, तब भी मैंने कहा कि एक बार एग्जिट कर लीजिए। क्यों कहा? रीजन सिंपल है कि बाजार कल जिस जगह पर बंद हो रहे थे वो मेक और ब्रेक लेवल है। और कल मैं आपको बोल भी रहा था कि यहां से 250 पॉइंट ऊपर या नीचे की रेंज बनती है, दोनों तरफ में बाजार कहीं भी जा सकते हैं। तो जिस लेवल पर बंद हो रहे हैं वहां पर आपके लिए अच्छे खासे 600 पॉइंट की कमजोरी के बाद शॉर्ट रहना सेफ नहीं है, आपको बाजार मौका देगा। देखिए, बाजार में मेरा व्यू खराब है और मुझे लगता है कि बाजार वापस नीचे जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज नीचे जाएगा, और इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर हम सोचते हैं कि 8,000 हो जाएगा या 8,500 हो जाएगा तो ये अगले 3 दिन में हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं चलता। बाजार आपको हर तरफ मौके देगा, तेजी के भी मंदी के भी, और इसीलिए कल न्यूट्रल होने की राय भी दी थी। और दूसरी बात, इस तरह के माहौल में हमेशा आपको ओवरनाइट, भले ही महंगे हैं लेकिन ट्रेड ऑप्शंस के जरिए ही करना होगा। क्योंकि अगर आप एक फ्यूचर्स अगर बेच कर आए समझ और निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर खुलता है तो फिर आपके लिए लॉसेस जो होते हैं वो बड़े भारी पड़ जाते हैं। और यही हाल तेजी करने वालों का था। पिछले हफ्ते जिस तरह की दमदार तेजी हुई और गुरुवार को सब लोग लॉन्ग पोजीशन बना कर गए और गैप जो मिला नीचे की तरफ, तो आपके लिए फ्यूचर्स में ओवरनाइट पोजीशन रखना दोनों ही तरफ बेहद रिस्की है। तो ये ट्रेडर्स की बात हुई। तो ट्रेडर्स के लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखें, और रखें तो ऑप्शंस के जरिए। और दूसरी बात, आपको अब ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ मिलेंगे। न आपकी मार्च की सीरीज है एक तरफा मंदी, न अप्रैल की सीरीज है एक तरफा तेजी। मई की सीरीज में आपको दोनों तरफ मौके मिलेंगे और उसके लिए आपको तैयार रहना। ये पुराने दिन आ गए वो वाले जहां आपको ट्रेडिंग करना है। लेकिन बायस अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरे लिए बायस सेल ऑन राइज है, मेरे लिए बायस सेल ऑन राइज है। ये ट्रेडर्स के लिए राय हुई। अब आइए इन्वेस्टर्स के लिए, जहां हम इन्वेस्टर को हम कल बाजार का बॉटम बन गया है क्या, इस पे हमने शो किया और फंडामेंटल कारण दिया। मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि हो सकता है
फॉर्मूला के लिहाज से एक बार हम बॉटम बना चुके हैं 7,500 के आसपास, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वापस आप उन लेवल के आसपास नहीं जा सकते। 8,000 8,300 तो कम से कम पहला टारगेट है जहां तक निफ्टी जाना चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है। और उसके बाद हम रिवाइज करेंगे कि क्या हम वहां रुकेंगे, 7,500 पर रुकेंगे या नीचे जाएंगे या वहां से घूम जाएंगे। ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि उस वक्त किस तरह की सिचुएशन बनती है। और ये सिचुएशन में दो चीजों पर देखूंगा, एक भारत में कोरोना की स्थिति किस तरह से कंट्रोल में होती है या बेकाबू होती है, दो अमेरिका, बाकी देश चीन पर किस तरह से रवैया अपनाते हैं। ये दो बड़े ट्रिगर हैं जो ग्लोबल मार्केट्स और हमारे मार्केट्स को आगे चलते हुए प्रभावित करेंगे। फर्ज करें एक ऐसी सिचुएशन बने जहां अमेरिका और बाकी देश मिलकर चीन पर आरोप लगाएं, लड़ाई झगड़े वाली नौबत आ जाए। मतलब लड़ाई झगड़े से मेरा मतलब ये नहीं कि एक दूसरे पर बम गिराएंगे, लेकिन अब जो इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी वो इकोनॉमिक वॉर होगी, वो पैसे को लेकर होगी, एक दूसरे के कमर्शियल इंटरेस्ट को काटने वाली बात होगी। ये इसी तरह के वॉर होंगे, तो वो हो सकता है। और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि अमेरिका में और हिंदुस्तान में दोनों में कोरोना काबू में ना आए। तो ये दो सिचुएशन अगर एक साथ आती है तो क्या बड़ी बात है कि आप वापस 7,500 पर पहुंच जाए, बहुत आसान है। और उसके बाद वहां टिके ना टिके वो देखने वाली बात है। फर्ज करें इन दोनों में से दोनों ही सिचुएशन ठीक रहती है और यहां से बेहतर हो जाती है कि इस तरह का कोई सुनने को नहीं मिलता, तो आप आराम से, क्या बड़ी बात है कि आप 10,500 की निफ्टी नहीं देख सकते, 10,000 10,500 या 11,000 भी जा सकता है, दोनों पॉजिटिव हो जाए। और अगर दोनों ना हो और जब तक ना हो तब तक कोई बड़ी बात नहीं, आप 9,000 से 10,000 के बीच में वक्त बिताए। तो मुझे लगता है कि तीसरी सिचुएशन इस वक्त रियलिस्टिक है, क्योंकि आपको न तो दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं पता कि चीन अमेरिका के बीच में सब कुछ ठीक है और कोरोना सब ठीक हो जाएगा, नहीं आपको ये पता है चीन अमेरिका और बाकी देश मिलकर बहुत लड़ेंगे और इकोनॉमिक वॉर वाली सिचुएशन होगी, और साथ ही बहुत बुरी तरह से अमेरिका में या इंडिया में कोरोना फैल जाएगा। तो दो एक्सट्रीम सिचुएशन को आप अलग अलग छोड़ दीजिए और अब आ जाइए आप रियलिस्टिक सिचुएशन में। तो रियलिस्टिक सिचुएशन से मेरा ये मानना है 8,900 9,000 9,900 10,100 ये रेंज है जिसके बीच में बाजार वक्त बिता सकता है। अब इस रेंज में आपको सिंपल दो चीजें करनी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस रेंज के हायर एंड पर अब आप प्रॉफिट बुक करें। देखिए, इस तरह के खराब माहौल में, इस तरह की खराब इकोनॉमी की सिचुएशन में अगर आपको एक महीने 1.5-2 महीने के इन्वेस्टमेंट पे 15%, 20%, 25% के रिटर्न मिल रहे हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए। और मेरा ये समझना है, और मैं इसलिए प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा हूं कि मुझे लगता है कि आपको फिर से मौका मिलेगा। तो मेरे लिए ये सेल ऑन राइज का मार्केट है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, क्योंकि हमने 9,000 पे भी खरीदने की राय दी थी, 8,500 पे भी दी थी, 8 पे भी दी थी और 7,500-600 पर भी दी थी। तो हमने हर लेवल पर इन्वेस्टर्स को धीमे धीमे कहा। हाँ, ट्रेडर्स को तब भी कहा था नहीं लेना है, नहीं फंसना है, वो एक अलग चीज है, ट्रेडर्स वाला मामला अलग है, लेकिन इन्वेस्टर्स को हर लेवल पर इन्वेस्ट करवाए। तो अब मैं चाहता हूं हर एक लेवल पर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करें और फिर गिरावट का इंतजार करें आराम से। बाजार अब ये नहीं हो सकता कि आपने आज प्रॉफिट बुक किया और कल ही मौका मिल जाए। आपको अगर इन्वेस्टर के तौर पर मौका ढूंढना है तो आपको पेशेंस चाहिए, और वो पेशेंस आपको सीखना है वॉरेन बफेट साहब से। देखिए, $150 बिलियन जेब में पड़ा है। $150 बिलियन कितना होता है? उसके बावजूद उनको, वो हम आमतौर पर भाषा में कहते हैं हाथ में खुजली चलना, उनको खुजली नहीं चल रही कि मैं पैसा डालूं। अभी भी कुंडली मारकर बैठे हैं कि मैं आराम से डालूंगा। मुझे अभी तक वो लेवल नहीं दिखा जहां मुझे पैसा डालना चाहिए। ये वॉरेन बफेट साहब की थॉट प्रोसेस है। तो आप और हम क्या उनसे ज्यादा समझदार हैं? कम से कम मैं तो नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बाजार मौके देगा। कैश हाथ में रखिए, कैश प्रिजर्व करके रखिए। कैश विल बी किंग, कैश इज द किंग, कैश विल बी द किंग। तो आपको सिंपल चीजें, कैश हाथ में रहेगा तो आपके, वो कई बार आप बोलते हैं ना कि आप सपोज आप कुछ जमीन जायदाद खरीदने जा रहे हैं और आप जब बार्गेनिंग करने बैठते हैं और 6 महीने का पेमेंट आप कहते हैं कि नहीं मैं 6 दिन में करके देता हूं, तो ऑटोमेटिकली सेलर अपनी प्राइस तुरंत कम कर देता है। ये सिचुएशन इक्विटी मार्केट में भी आएगी। आप देखिए, आपके पास कैश है तो आपको ऐसे ऐसे बार्गेन्स मिलेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वो इंतजार करना चाहिए। तो ऐसे में अब से लेकर यहां से ऊपर तक जो अपसाइड मिले दीप, वहां पर निकलना है। अब कहां निकलना है ये इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। मैंने अपनी चॉइस आपको पहले ही भी बता दी थी, ये मार्च के महीने, अप्रैल के महीने में भी बोला था। 9,800 10,150 मेरे लिए परफेक्ट सेल जोन है। 10,000 के आसपास आएगा तो मैं अपना पोर्टफोलियो जीरो करूंगा म्यूचुअल फंड का, और उसके बाद मैं री एंटर करूंगा। मैंने पिछले दिनों में मैंने अपना काफी कुछ पोर्टफोलियो बुक भी किया है, आगे भी करूंगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। आप लोगों को लगता है ठीक है तो आप फॉलो कर सकते हैं, आपको लगता है नहीं मार्केट 10,500 हो सकता है, 11,000, देखिए मेरे लिए एकदम टॉप पकड़ना इम्पॉसिबल है। ऊपर के 200 400 500 पॉइंट छोड़ने ही पड़ेंगे। अगर कोई ऐसा कर पाता है तो वेल एंड गुड, स्किल से आपकी या नसीब है आपका, वो करें। लेकिन ऊपर में अब
10,000 के आसपास 9,800 के ऊपर खरीदना रिस्की है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो ऐसे में मैं ऊपर में ग्रेजुअली प्रॉफिट बुक करने की राय दूंगा। बिल्कुल, तो कैश इज किंग, पेशेंस रखिए, आपको पैसा फिर से लगाने का मौका मिलेगा, पर इस समय अपना कैश बचा के रखिए और ऊपरी स्तरों पर जैसा अनिल जी कह रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। ठीक है सर, आज के फिर सेटअप की बात करते हैं। जिस तरह का ग्लोबल रिकवरी आई है, जिस तरह का हमने एक्शन देखा है कल के दिन, कैसा लग रहा है आज का सेटअप सर? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं दीप, मैंने पॉजिटिव भी नहीं रखे तो नेगेटिव भी नहीं, मेरे लिए न्यूट्रल है। एफआईज और डीआईज के संकेत में आगे विस्तार से आपको बताऊंगा, बहुत ही खराब है, खराब नहीं बहुत ही ज्यादा खराब है। घरेलू फंड्स के भी खराब है और एफआईज के भी। वायदा कारोबार के संकेत कल आपको याद होगा मैंने नेगेटिव रखे थे सीरीज की शुरुआत में, और ये न्यूट्रल हुए, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। यहां पर भी आपको थोड़ा समझने वाली चीज है। सेंटीमेंट सावधानी भरा है नेगेटिव से, ट्रेंड न्यूट्रल है, वापस से आप 9,500 के नीचे क्लोज दे रहे हैं, आपका ट्रेंड न्यूट्रल हो चुका है। बढ़िया, ठीक है सर, तो ट्रेंड न्यूट्रल है, पर वायदा कारोबार और फंड फ्लो दोनों पर ही जो ट्रेंड है उस पर विस्तार पर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पर सर जो आज के फिर लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं? किधर आपको सेलिंग दिख रही है, कहां पर आपको सपोर्ट दिख रहा है सर? देखिए 9,150 9,250 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, ठीक है, इस पर फोकस करिए तो ये आसानी से टूटेगा नहीं। और कल भी आपको याद होगा दीप में यही कह रहा था कि 9,200 से 9,400 की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है, और कल 9,265 के आसपास का आपने लो बनाया। 9,500 9,600 अब आपके ऊपर के लिए परफेक्ट सेलिंग जोन है। यहां पर आए तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब वो अलग बात है 9,400 9,450 को हम पार कर पाएंगे या नहीं, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन 9,500 9,600 मेरे लिए बहुत बढ़िया रेंज है जहां पर मैं प्रॉफिट भी बुक करना चाहूंगा और मौका लगेगा तो शॉर्ट भी। बैंक निफ्टी 19,400 19,700 कल का आपका आखिरी टारगेट था और कहा था कि ये बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है, और 2 बजे भी हमने ये कहा कि आप क्लोजिंग में भी ये लेवल नहीं तोड़ेंगे, और वो टूटा भी नहीं। तो आपके लिए सिंपल है, ये रेंज ऐसी है बैंक निफ्टी पर जो आपको सपोर्ट का काम करेगी आज भी। 20,250 से लेकर 20,500 ये बैंक निफ्टी की वो रेंज है जहां पर आपको ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। अब आइए मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की इंट्राडे रेंज आपको बता दूं, तो दीप इंट्राडे रेंज के लिहाज से 9,250 9,375 ये पहली रेंज है। 9,375 9,400 इस रेंज में आप खुल सकते हैं, इसके ऊपर खुलने की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। लेकिन उसके बाद जो रेंज बनती है वो सीधा 9,200 से लेकर 9,525 की निकल कर आती है। बड़ी रेंज जो है वो 9,150 से लेकर 9,600 की निकल कर आती है। तो ये 3 रेंज ऐसी है जिस पर करना है आपको फोकस। अब आइए बैंक निफ्टी 19,650 से लेकर 20,050 ये आज की छोटी रेंज रहेगी। मीडियम रेंज 19,500 से लेकर 20,250 ये मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज 19,400 से लेकर 20,500 के आसपास की निकल कर आती है। इस पर आपको फोकस करना है। जब मैं रेंज देता हूं दीप तो ये सारे के सारे लेवल आपके लिए कैश के होते हैं, स्पॉट लेवल्स होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल अनिल जी, तो फिर ये तो रही आज की रेंज की बात। सर कल जब हम क्लोजिंग पर भी ये डिस्कस कर रहे थे कि काफी लंबे समय बाद हमने इतने बड़ी मूव देखी है इंडेक्स लेवल पर, और अगर आप कल विक्स की बात करें सर तो लगभग 30% का उछाल देखना पड़ा। तो पीसीआर और विक्स से क्या संकेत आ रहे हैं, जो कल की एक बड़ी मूव आई है उससे क्या पता चल रहा है? दीप देखिए कल मैंने सीरीज की शुरुआत में इस बात को बहुत स्ट्रांगली आपके सामने रखा था कि 1.89 का पीसीआर बहुत ज्यादा ओवरबॉट है किसी भी लिहाज से, और वो पीसीआर एक ही दिन में आप देखिए लगभग 50-55 बेसिस पॉइंट नीचे आया 1.35 पर। किस तरह से तेजी से पोजीशंस कटती हुई दिखिए। यही प्रॉब्लम है कि आप एक सीरीज के अंत में शॉर्ट तो काट लेते हैं और लॉन्ग पोजीशन पर ओवरबॉट होकर इस तरह से जाएंगे कि जैसे मतलब है ना हमें वापस गैप ही मिलना है, यहीं पर दिक्कत है। और तब आपके लिए जो रिवर्स होता है मार्केट, वो जिस तरह की तकलीफ देता है वो आपने देखा कि किस तरह से 55 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में पुट कॉल रेशियो एकदम परफेक्ट लेवल पर आ गया। दूसरी चीज कल मैं ये बात कर रहा था कि देखिए विक्स जिन लेवल्स पर आ गया यहां से अब तेजी से उतार चढ़ाव बढ़ेगा। विक्स कल 29-30% के तेज उछाल के साथ 43.74 पर आया। तो ये दोनों एक तरफ संकेत अच्छा है कि पुट कॉल रेशियो नीचे आ गया है,
पोजीशन कमजोर ट्रेडर्स की कम हो गई है, वो सिस्टम का अपना वो मार्केट का अपना सिस्टम है वो साफ सफाई करने का, और वो जैसे मौका लगता है कमजोर ट्रेडर्स को साफ करते जाता है, और वो साफ करने के लिए उनको है ना ज्यादा वक्त नहीं लगता, मतलब वो ऐसा मतलब तूफानी गति से आया कर, मतलब ऐसा करेक्शन आता है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। अच्छे खासे 4 दिन से इतने मजबूत हो रहे थे, मुश्किल से पिछले 5-7-10 दिनों से हमने इतनी बढ़त बनाई, एक दिन में खाया पिया सब निकल गया। तो ये मार्केट की टेंडेंसी, और ये पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है कि आप करेक्शन जब देखते हैं, जब बहुत मजबूत हो जाते हैं और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा आप पोजीशन बनाते हैं। 1.89 पीसीआर मजाक ही क्या कोई, मतलब आप कुछ भी कितना भी किसी भी प्राइस पर लेंगे तो ये कॉन्फिडेंस 8,000 में तो किसी के पास नहीं था, 8,500 में नहीं था, 9,000 में नहीं था, 9,700-800 पर ही कॉन्फिडेंस है, 9,900 पर, और इस लेवल का पीसीआर आप अगली सीरीज के लिए। तो ये एकदम परफेक्ट करेक्शन था, जिसको मैं कहता हूं ना ये बुकिश स्टाइल में है, जहां पर आपको ना डेटा पढ़ना बहुत आसान है। मुझे ना तभी मजा आता है एनालिसिस करने का कि जो डेटा के लिए एक आइडियल सिचुएशन होती है वो आइडियल सिचुएशन बने और मार्केट उस पर एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्शन दे जैसा कि उसे कहा गया है। तो पुट कॉल रेशियो कल एकदम साफ साफ आपको संकेत दे रहा था कि ओवरबॉट मार्केट है, ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स हैं और इनकी साफ सफाई होना जरूरी है, वो हो गई। अब इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि 1.35 का पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल आ गया। बुरी बात क्या है? कल जो विक्स इतना गुरुवार को इतना कम बंद हुआ था और कल विक्स इतना बढ़कर आया, तो विक्स का बढ़ना अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों आपके लिए वायदा कारोबार के डेटा में आज आपको नजर आ रहे हैं। दीप बिल्कुल, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है वायदा कारोबार के डेटा में से। पर सर आज की फिर जो नई पोजीशन है वो कैसी बनानी चाहिए इस डेटा को लिहाज में रख के? देखो दीप, नई पोजीशन बनाए उससे पहले एक मैं अभी हमारे एक दर्शक है उनका ट्वीट पढ़ रहा था, और वो आकाश उनका नाम है, बोले सर आपने इन्वेस्टर्स के लिए कहा कि ऊपरी स्तरों पर एग्जिट करें और म्यूचुअल फंड से निकले, ये राय दी, और म्यूचुअल फंड जीरो कर दें। सर कंफ्यूजन है, क्लियर करें कि क्या म्यूचुअल फंड जीरो करना है। पहली चीज, मैंने निकलने की राय दी, ऊपरी स्तर पर डेफिनेटली निकलने की राय दी। देखिए, जीरो करना है या नहीं करना है ये इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आपका अब भी 5 साल का व्यू है तो इस तरह के करेक्शन ढेर सारे आते रहेंगे जाते रहेंगे, 5 साल के व्यू में कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आज बेचकर निचले स्तर पर वापस एंटर कर पाऊंगा, ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर आप 9,500, 10,000, 10,500 की रेंज में बेचते हैं अपने म्यूचुअल फंड को या अपने किसी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 8,500 आया, 8,000 आया, या जो भी नीचे के लेवल जो मिले मुझे, मैं वापस री एंटर कर पाऊंगा, चाहे वो आप स्टॉक्स हो चाहे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट हो। अगर आप में वो करने की स्किल्स हैं तो ही आप बेचिए। अदरवाइज जिनका 5 साल प्लस का व्यू है उनके लिए ये राय नहीं है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर होगा क्या? आपने लॉस बुक कर लिया या आप गलत वक्त पर एग्जिट हो गए। ये राय सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने नीचे का 15%, 20%, 25% या ज्यादा बचाना चाहते हैं कि चलिए नीचे की रिस्क खुली, नीचे की रिस्क बनती है तो मैं कम से कम सेफ हूं, मुझे यहां से और मार्क टू मार्केट लॉस नहीं आ रहा है या नुकसान नहीं देखना पड़ रहा है, और जो मेरा ये बीच का गैप है वो मैं नीचे के लेवल पर एंटर करके मैं वापस से बुक कर लूंगा। हो सकता है आपके कई सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स लॉस में होंगे, मेरे भी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको लॉस वाले म्यूचुअल फंड्स या लॉस वाले स्टॉक्स बेच देने चाहिए? और इस पर राय देना बहुत मुश्किल काम है और बहुत जिगर का काम है, क्योंकि यहां पर दीप जब आप राय देते हैं तो आपकी इज्जत दांव पर लगी होती है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर मैं ये सोचता हूं कि निफ्टी 8,000 आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मुझे 10,000 में बेचने में हर्ज किया है, लेकिन वो मुझे तभी करना चाहिए क्योंकि हो सकता है मेरा 12,000 का लिया हो, मेरा इन्वेस्टमेंट 11,000, 12,000 के लेवल पे हुआ हो और मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 10%, 15%, 20% लॉस में हो, या मेरे स्टॉक्स अच्छे वाले वो 20%, 15% लॉस पे हो, तो क्या वो मुझे बेच देने चाहिए? तो उसका एक ही जवाब है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में बेचने चाहिए, जब आपको निचले स्तरों पर वापस एंट्री करने की हिम्मत है। अगर आप वैसा नहीं कर सकते और आप पैसिव इन्वेस्टर हैं कि एक बार निकल गया फिर मैं वापस एंटर नहीं कर पाऊंगा, डर लगेगा और नीचे जाएगा, ये सब चीजें होंगी आपके साथ में,
अगर वो आप नहीं कर सकते तो फिर प्लीज बिल्कुल मत, कुछ मत करिए, पड़ा रहने दीजिए 5 साल 10 साल के लिए। भूल जाइए कि इस तरह का कोई करेक्शन आया था, 2008 में भी आया, 2000 में भी आया, वहां से हम वापस उभर गए। लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं कि मैं 15, 20, 25% नीचे वापस एंटर हो जाऊंगा, तो फिर अगर आप लॉस में भी बेचते तो हर्ज नहीं है। तो पहली चीज ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो भी आज बुक कर रहा है उसे वापस नीचे री एंटर करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, बेचना कहाँ है? अब ये बड़ा सवाल है, क्या मैं 9,500 पे बेच दूं, क्या मुझे 9,900 मिलेगा, क्या मुझे 10,100 मिलेगा, क्या मुझे 10,500 मिलेगा? मैं फ्रेंकली आपको कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली टॉप कहां बनेगा इस रिकवरी का। मैंने आपको 15 दिन पहले से ये डिसाइड कर रखा था कि मैं 9,800 से 10,150 की रेंज में मुझे कंफर्टेबल लगता है। अब हो सकता है 10,400-500 हो जाए, हो सकता है कुछ बहुत अच्छी चीज हो जाए, 11,000 भी हो जाए, तो वो उन चीजों में हम गलत हो सकते हैं, एकदम टॉप मुश्किल है। लेकिन अब आपको यहां से कॉल ये लेना है कि अगर आपको डर ज्यादा लगता है तो 9,500 से बेचना शुरू करिए, और आपको लगता है नहीं बिका, कोई बात नहीं, बिक गया तो मैं ऊपर में बेचूंगा, नहीं बिका तो पड़ा है, तो आप आराम से इंतजार कीजिए 10,000 पार होने का। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे रिस्क कम रखनी है, जो नुकसान है मैं बुक करके वापस नीचे में एंटर कर लूंगा, तो फिर थोड़ा आप एग्रेसिव होकर जल्दी बेचना शुरू करें। तो अल्टीमेटली ये हर एक के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क रिवॉर्ड एपेटाइट अलग होती है। आपको अपने आप को पहचानना है। मेरी कमेंट्री अपनी जगह है, लेकिन आपकी माइंड सेट क्या है, आप अपने पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 9,500 पे बेचते हैं 10,000 हो जाए और आपको बड़ा रिग्रेट हो, अरे ये मैंने क्या कर दिया, तो फिर ये राय आपके लिए नहीं है, क्योंकि टॉप पे बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे आपको याद होगा, जब खरीदने की बारी आई तो हमने 4 इंस्टॉलमेंट में आपको बोला, और उसके बाद भी 20-25% हमारे कैश रह गए, सारा का सारा इन्वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि 7,500 के नीचे के लिए भी पैसा रखा हुआ था, 20-25% नहीं हुआ ना। तो ये जरूरी नहीं कि आपका पूरा का पूरा बिक जाए। अगर आप इस टुकड़ों में बेच रहे हैं, जितना बिका उतना ठीक है। अगर आप एग्रेसिव हैं तो फिर पूरा बेच दीजिए। जैसे अगर आप खरीदने में एग्रेसिव है तो पूरा 8,000 पे 7,500 पे ले लीजिए। फिर अगर 6,500 हो जाए तो आपको डर नहीं होना चाहिए या ये गम नहीं होना चाहिए कि मैंने ऊपर में ले लिया। तो एकदम टॉप और एकदम बॉटम पर खरीदना और बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जिस तरह से आप खरीदते वक्त कहते हैं टुकड़ों में खरीदिए, वैसे ही बेचते वक्त भी धीमे धीमे रिडीम करते चलिए। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। बिल्कुल, तो धीमे धीमे रिडीम करिए, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एग्जैक्ट टॉप पकड़ना मुश्किल है, पर हाँ अपॉर्चुनिटी आपको बाजार देने वाला है। तो ये है आपके लिए राय, अपने पोर्टफोलियो को कैसे बदलना है अगर आप चाहें तो। पर सर, जो ट्रेडर्स हैं या जिन्होंने कल पोजीशंस रखी हुई थी बिकवाली की या खरीदारी की, उन्हें क्या करना चाहिए? जो आज नई पोजीशंस लेना चाहें उन्हें क्या करना चाहिए? जी दीप, स्टॉप लॉस का लेवल है आपका 9,250 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस है 19,400 अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो। जो शॉर्ट पोजीशन है उनके लिए स्टॉप लॉस दिन का है 9,400। 9,400 के ऊपर टिक जाए तो फिर आप निकल जाइए। 9,550 क्लोजिंग बेसिस पर है निफ्टी पर। 9,550 के ऊपर अब निफ्टी बंद होता है तो ही आपको डरना है शॉर्ट पोजीशन में, अदरवाइज नहीं डरना। बैंक निफ्टी में 20,100 ये आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर ऊपर की तरफ। ये है आपके लिए राय जी। ओके, तो ये है जहां तक आपके लिए मौजूदा पोजीशन है। नई पोजीशन सर कैसे बनानी है? ये 9,250 के स्टॉप लॉस के साथ 9,375, 9,500 बीच में चाहें तो एक 9,450 का भी एक लेवल डाल सकते हैं। 9,500, 9,550, 9,600 ये ऊपर के टारगेट है जिनके लिए आपको करनी है निफ्टी में खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट रेंज 9,500, 9,600। अब दीप ये अलग बात है कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, 9,400 से घूम जाएगा या 9,500, 600 तक जा सकता है। ये हम स्क्रीन की ताकत देखेंगे, क्योंकि फंड फ्लो सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर फंड फ्लो सपोर्ट कर रहा होता तो मैं पक्के तौर पर आपको कहता कि 9,500, 600 मिलेगा, वहां पर आपको बेचना चाहिए। लेकिन फंड फ्लो अगर सपोर्ट कर दे तो हो सकता है 9,500 भी चले जाए। फंड फ्लो सपोर्ट ना करे तो 9,400, 9,450 में ही निफ्टी फिर आज दम तोड़ देगा। तो बेचना कहाँ है वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल बेचने की रेंज है 9,500, 9,600 सेफ। 9,750 आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस है, वेल डिफाइंड। 9,400, 9,325 और 9,275 ये टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदिए 19,400 वेल डिफाइंड परफेक्ट क्लियर कट बुकिश स्टॉप लॉस है 19,000
400 का, लेकिन मैं आपको कम छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं और वो दे रहा हूं 19,600 का। 200 पॉइंट भी और क्यों देने। 20,050, 20,250, 20,350, 20,450 ये 4 टारगेट हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। और जो लोग बेचना चाहते हैं, अब बेचने के लिए वैसे मेरी परफेक्ट जगह तो 20,450 से लेके 20,650, 750 होती है, लेकिन उतना मिलेगा नहीं आपको, मुझे दोनों को पता है। तो हम क्या करेंगे, 20,250, 20,500 से सोचेंगे कि बेचना है और वहां पर बेचना शुरू कर देंगे 20,700 के स्टॉप के साथ। 20,100, 19,900 और 19,750 ये 3 टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली बैंक निफ्टी में। दीप ओके, तो ये है आपके लिए नई पोजीशंस बनाने की राय। 20,250, 20,500 के आसपास आप बैंक निफ्टी में नए शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। अब सर, जो आप वायदा कारोबार के और जो फंड फ्लो के डेटा की बात कर रहे थे उसके बारे में करें। आपने कहा कि फंड फ्लो सपोर्टिव नहीं है आज अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है, किस तरह का रहा कल का एक्शन सर? दीपा, प्रॉब्लम यही है, आप देखिए ना, अब क्या आप सोच के खरीदारी करेंगे, मतलब इतने बुरे आंकड़े, ये भी कोई नंबर होते हैं क्या? मतलब इस तरह की सेलिंग के फिगर आएंगे तो मार्केट में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा लोगों का? आप देखिए 1375 करोड़ की बिकवाली है एफआईएस की कैश में, ठीक है। 1600 करोड़ के इंडेक्स बेच दिए, 1385 करोड़ का स्टॉक बेच दिया फ्यूचर। तो कितना, मतलब कोई लिमिट है ना बेचने की। 4,000 4,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली डायरेक्शनल तौर पर है एफआईएस की तरफ से, और वो भी सीरीज के पहले दिन ऐसे बेच रहे थे कल, मतलब कि जैसे वापस आएगा ही नहीं कभी लेवल ऊपर का, इस तरह से। और साथ में लोकल फंड्स भी जो आमतौर पर खरीदने का सोचते हैं, ये तो ये सोच रहे कि ये पहले बेचे या हम पहले बेचे, तो 1662 करोड़ के वो एफआईएस से ज्यादा कैश में वो बेच गए। तो फ्लोज एकदम साफ तौर पर दो चीजें इस फ्लो में ना, साइज से बड़ी चीज दीप जो है ना वो पढ़ने की है, वो है कॉन्फिडेंस। आप साइज पे मत जाइए, साइज तो बड़ी है ही, लेकिन साइज के साथ साथ अगर आप कैश बेचते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स बेचते हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है। इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर आप एक एफआईएस के फंड मैनेजर की माइंडसेट पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक हेज फंड के फंड मैनेजर की माइंडसेट पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है भाई पार्टी चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए। जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, सबसे पहले मैं बाहर निकलूंगा। तो कल ये ना म्यूजिक बंद होने का पहला संकेत मिला और सबको लगा कि मैं पहले निकलूं। जिस तरह से बेचा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ऊपर के लेवल पे इनका कंफर्ट कम है। खरीदने की राय जो दिख रही थी वो मोमेंटम वाली दिख रही थी। अब ऐसे लेवल पर बाजार आ गया है जहां पर फंडामेंटली वैल्यूएशंस और आगे का आउटलुक शायद 10,000 पे सपोर्ट नहीं करता, और ये आपको फंड फ्लो में दिख रहा है। तो इससे एक बड़ा सबक जो कल के डेटा से हमें सीखना है वो ये कि जब तक पार्टी चल रही है ठीक है, लेकिन पार्टी रुकने का पहला संकेत आते ही बड़े इन्वेस्टर्स को निकलना है। वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नहीं है, आगे के आउटलुक को लेकर क्वेश्चन मार्क है, और उस लिहाज से ऊपर के लेवल पर अब आपको खरीदने के बजाय एग्जिट करने के बारे में सोचना है। खरीदने का मौका मिलेगा, बाजार कभी भी वन साइड न चलेगा न गिरेगा। तो जब आपको जैसे कल का बड़ा करेक्शन आया तो शायद आप ले सकते थे, अब पीछे देखकर ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन पॉइंट यही है कि कम से कम एक चीज क्लियर कट है, आप नीचे में ले पाए ना ले पाए, ऊपर में नहीं लेना है, ये चीज तो साफ दिख रही है। ये डेटा से कल मैं पता लगा रहा हूं। बिल्कुल, तो फिर ऊपरी स्तरों पर कंफर्ट नहीं है और बिकवाली का दबाव आ सकता है, ये हमें डेटा बता रहा है। सर, वायदा कारोबार में आपने पीसीआर का डेटा तो हमें बता ही दिया, कुछ अहम लेवल्स जो फिर निकल कर आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो क्या रहेंगे? दीप देखिए, पहली चीज तो ये कि निफ्टी में है ना डिस्काउंट पे चल रहा है 8 पॉइंट, बैंक निफ्टी तो 111 पॉइंट के डिस्काउंट पे है। सीरीज की शुरुआत में इतना भारी भरकम डिस्काउंट है। अब आइए जो अहम लेवल की आप बात करें, नीचे 9000 अहम सपोर्ट लेवल है जहां पर वीकली और मंथली दोनों ही सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा 9500 ऊपर की तरफ बड़ा लेवल है जो रुकावट का है। पहला 9500 के पुट पे 18 लाख शेयर है, कॉल्स में 26 लाख शेयर है, जिसमें कल ही 15 लाख। तो पहली चीज तो सबसे बड़ी आपकी ताकत का पहला इम्तिहान 9500 लेगा, इनफैक्ट 9400 लेगा, क्योंकि आपको याद होगा दीप 9300 9400 के लेवल पे आपने कितनी बार नॉक मुझे क्रॉस करना है, पार करना है, ऊपर जाना है, और 3 बार 4 बार वहां से नीचे भेजा निफ्टी को, याद है ना। और फिर ये एक्सपायरी के हफ्ते में फिर एक बार शॉर्ट कवरिंग का सहारा जो मिला और डाउन ने सपोर्ट किया तो हम 9400 को पार करके भागे। तो पहली ताकत का अंदाजा आपको 9400 के ऊपर मिलेगा, लेकिन वो साइकोलॉजिकल है। डेटा के लिहाज से ताकत का पहला अंदाजा आपको मिलेगा
9,500 के ऊपर, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वीकली सीरीज में। और कल के सेशन में दीप वीकली मंथली मिलाकर 15 लाख शेयर कॉल्स में कल 9,500 पर जुड़े, तो बड़ी कॉल राइटिंग वहां पर हुई है। तो 9,500 पार करने के बाद ही मंदी करने वाला सोचेगा कि क्या मैंने ठीक तो किया मंदी करके, या कल गलत तो नहीं कर दिया कुछ। तो 9,500 पार करने के बाद पहली बार उसे सोचेगा, और काटेगा कब मंदी, 9,600 के पार। तो उस लिहाज से मेरे लिए 9,500 से 9,600 परफेक्ट शॉर्ट जोन होता है, ये वायदा कारोबार के लिहाज से। बैंक निफ्टी में कोई खास डेटा है नहीं, 19,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 21,000, ये रेंज है 2,000 पॉइंट की। तो कोई खास ऐसे बैंक निफ्टी में डेटा नहीं है जिसका डिस्कस करने की जरूरत है, लेवल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके सर, तो ये है आपके लिए वायदा कारोबार से जो डेटा आ रहे हैं इस समय। अब सर बात करते हैं कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। बताएं सर। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा दीप, लेकिन स्टॉक ऑफ द डे मैं दे रहा हूं, और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। शॉर्ट करने की राय मैकडोवेल को। कल आपने देखा कि पार्शियल ओपनिंग के चलते, लॉकडाउन में का पार्शियल हटने की खबर के चलते सारे लिकर स्टॉक्स बड़े भागे थे, सब लोग बड़े बुलिश भी हो रहे थे। एक तो जिस तरह की पहले दिन भगदड़ मची है, वीडियो जरा दिखाइए 2-4 फुटेज, मतलब कम से कम जो लोग है ना इनके प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते, वो कम से कम ये वीडियो देखकर तो एंजॉय करें कि मतलब इसको कहते हैं लत, मतलब क्या एडिक्शन है, मतलब मैं कल बहुत सारे ऐसे इसके ऊपर कल वो आपको दीप पता होगा जोक्स चल रहे थे। मुझे सबसे बढ़िया वो लगा कि मतलब लोगों को डिमोनेटाइजेशन के वक्त लाइन में लगना पड़ा अपने पैसे निकालने के लिए, इतनी तकलीफ हुई, कल किसी को तकलीफ नहीं थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब अच्छा, ये एक जगह नहीं हुआ, ठीक डिमोन की तरह जब है ना पूरे देश में लाइनें लगी थी बैंक्स के बाहर, वैसी ही लाइनें कल सारी लिकर शॉप्स के बाहर निकली। तो दो चीजें मुझे समझ में आती है। पॉजिटिव साइड पहले ले लूं। पॉजिटिव साइड तो ये दीप कि ये इंडस्ट्री का फ्यूचर तो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मतलब लोग देखो, नशा ही वही है जिसमें लोग है ना जान की परवाह किए बगैर वो करें, है ना। तो कल किसी को कोरोना का डर नहीं दिखा, आप इनके आंखों में देख लीजिए। ये अच्छी चीज है लिकर शेयरों के लिए और इस सेक्टर के लिए। लेकिन बुरा क्या है? बुरा ये है कि अब आप एक इस रैशनल में जाइए। अगर लॉकडाउन खोलना भी है तो क्या ये जरूरी कि आप लिकर से शुरुआत करें क्या, या फर्स्ट रिलैक्सेशन में लिकर को खोल दें? ये मजबूरी है। मजबूरी बहुत सारी सरकारों की है। पैसे नहीं है, लोगों को खिलाना है। इस वक्त पैसे आएंगे कहां से? कामकाज सारा बंद पड़ा है, इंडस्ट्रीज सारी बंद है, एक्साइज वगैरह, ये जीएसटी वगैरह, किसी तरह का कोई कलेक्शन नहीं है। तो आपके पास मजबूरी है कि आप लिकर शॉप्स खोलें जहां से आपको कलेक्शन आता हुआ दिखे। तो सरकार को पैसा चाहिए। अब वो अलग बात है, कुछ राज्य सरकारें हैं, गुजरात बिहार जैसी, जो कि लिकर बैन करके भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चला रही है और सक्सेसफुली चला भी रही है। लेकिन सारी सरकारें ऐसा शायद नहीं सोचती। तो ये एक बड़ा आई ओपनर है कि अगर सरकारों के पास पैसा नहीं तो उन्हें लगता है कि ये बड़ा इजी है। और वो सही भी सोच रहे हैं। जिस तरह की लाइनें लग रही है उससे तो साफ है कि यही एक से खोल दो, काम हो गया आपका, राइट। तो मुझे लगता है कि ये मजबूरी में जो सरकार खोल रही है, अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे भगवान जाने। ये इस तरह से तो आप कोरोना से जीत नहीं सकते। चलिए, ये एक दूसरा विषय है। मैं आता हूं उस विषय पे, स्टॉक ऑफ द डे। बेचने की राय इसीलिए मैकडोवेल पर है या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। कल वैसे भी कल इतनी अच्छी खबरों के बावजूद स्टॉक चल नहीं पाया बहुत ज्यादा कंपेरेटिव। आप यूनाइटेड ब्रूवरीज को देखें तो इसे बेचने की राय, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 70% का स्पेशल कोरोना सेस अक्रॉस लेकर आप कुछ भी खरीदिए, 70% एक्स्ट्रा टैक्स। 70%, 70% इज टू मच, इज टू मच। अच्छा, अब आप कहेंगे दिल्ली ने तो लगाया। पॉइंट यही है, दिल्ली ने ही तो लगाया है। अब दिल्ली ने लगाया है तो आइडिया तो मिल गया ना सबको। बाकी सरकार को आइडिया मिल गया है कि भाई जिसको पीना है वो पिएगा, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, लगाओ टैक्स, यहीं से लूटो और यही करो।
तो ये एक बड़ा नेगेटिव है इस सेक्टर के लिए। और मैं चाहता था स्पेशली यूनाइटेड ब्रूरीज भी शॉर्ट दे सकता था, लेकिन गर्मियों का सीजन है तो वो उसमें मेरे ख्याल से मुझे किसी ने समझाया कि भाई उस समय बियर की खपत ज्यादा होती, तो आप है ना मैकडॉवेल ये ज्यादा ठीक है यहाँ पर शॉर्ट देने, और स्टॉक फंडामेंटली टेक्निकली उतना मजबूत भी नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एक बिकवाली का कॉल दिया जाए। 546 का एक छोटा स्टॉप लॉस है, 3-4 रुपए ऊपर का फ्यूचर्स का। 525 और 510 ये दो टारगेट के लिए आपको मैकडॉवेल में यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में बिकवाली करनी चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में बिकवाली है। दिल्ली ने 70% टैक्स लगा दिया, देखते हैं कि अन्य राज्य भी इस मूव को फॉलो करते हैं कि नहीं। अब जान लेते हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरह और कौन से स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर रिएक्ट कर सकते हैं। पूजा, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और स्टॉक्स कौन से हैं। जी दीपांशु, सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं। कैश सेगमेंट से परसिस्टेंट सिस्टम्स, वरुण बेवरेजेस, टाटा कॉफी, एस्टेक लाइफ साइंसेज और रैलिस इंडिया, ये तमाम कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं कैश सेगमेंट से, तो यहां नजर रखिए। और इसके अलावा ट्रिगर्स में पंजाब एंड सिंध बैंक भी फोकस में रहेगा। आज बोर्ड की बैठक है जिसमें कि QIP के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार किया जाएगा। अब नतीजों पर ही फोकस करें तो मैरिको पर नजर रखिए, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वो उम्मीद से थोड़े बेहतर हैं। खासकर कि जो सफोला ब्रांड है वहां से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। आय में जितनी गिरावट की हम उम्मीद कर रहे थे उतनी नहीं हुई है। मुनाफा करीब 50% गिरा है। वॉल्यूम ग्रोथ -3% पर आया है, जिसमें कि हम करीब 2 से 5% के गिरावट की उम्मीद कर रहे थे। तो ये जो नंबर्स आए हैं उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं मैरिको के। इसके अलावा आज NBFCs भी फोकस में रहेंगे। RBI गवर्नर ने NBFC और म्यूचुअल फंड के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसमें कि जो लिक्विडिटी की चिंता है उनके सामने, उसको लेकर कुछ चर्चा की गई है। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट के लिए पोस्ट लॉकडाउन पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके अलावा बैंक्स और NBFCs को लोन में 3 महीने का अतिरिक्त मॉरेटोरियम देने पर भी यहाँ पर विचार किया जा रहा है। और RBI इसको लेकर काफी ज्यादा विचार विमर्श कर रहा है, जो कि बैंक्स तमाम बैंकों की तरफ से जो ये प्रस्ताव दिया गया है उस पर। तो आज इन सभी स्टॉक्स पर नजर रखिए। इसके अलावा लिकर स्टॉक्स ये भी फोकस में रहेंगे। थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, दिल्ली सरकार ने लिकर की MRP पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाई है। लिकर के बढ़े हुए जो दाम हैं वो आज से लागू होंगे। बिल्कुल, तो ये है कुछ खबरों के दम पर स्टॉक्स जो रिएक्ट करने वाले हैं। कुछ दिग्गज शेयर्स भी हैं उधर। आइए देवांशी के पास चलते हैं और जान लेते हैं उनकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आज देखिए रैलिस इंडिया ये स्टॉक है जहां पे आज फोकस रहेगा। राकेश झुनझुनवाला ने मार्च 2020 की तिमाही में रैलिस में करीब 3.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं। RBL बैंक इसकी बोर्ड की बैठक है 7 मई को, जहां पे नतीजे और फंड जुटाने पर बोर्ड की बैठक होने वाली है। थर्मैक्स पर आप नजर रखें, जहां पे नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है और इनकी जो हिस्सेदारी है 4.61% से बढ़कर 5.44% पर होती हुई दिखी है। बायोकॉन और सिप्ला ये दोनों पर नजर रखें, क्योंकि अब कोविड-19 की जो दवा है इसको बनाने की रेस में अब बायोकॉन भी उतरती हुई दिखी है। इनकी जो एक दवा है इसको कंपनी टेस्ट कर रही है। और साथ ही अगर सिप्ला की बात करें तो रॉश की एक दवा है जो कोरोना वायरस मरीजों में टेस्ट की जा रही है। अब इसकी जो मार्केटिंग राइट्स है वो सिप्ला के पास है और इसके चलते आज फोकस में होगा। फंड एक्शन में हेल्थ केयर ग्लोबल पर नजर रखें। स्कॉटिश ओरिएंटल स्मॉलर कंपनीज ने करीब 4.52 लाख शेयर 77 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर बेचे। ओके, तो कई सारे शेयरों में आप फंड एक्शन देख रहे हैं और रैलिस के तो आज नंबर्स भी आएंगे, तो उस स्टॉक पर स्पेशल फोकस रहेगा। आइए चलते हैं आशीष के पास और जान लेते हैं कि आज फॉरेन ब्रोकरेजेस का एक्शन किन स्टॉक्स पर है FIR के लिए। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताइए कि नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स फोकस में हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, मैरिको के नतीजे आए थे, उसके ऊपर 3 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है। हालांकि किसी ने टारगेट प्राइस या रेटिंग में बदलाव नहीं किया, लेकिन ब्रोकरेज हाउस नतीजों से खुश हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, UBS ने खरीदारी की राय दी है 360 रुपये के लक्ष्य के लिए।
जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं और सबसे ज्यादा लक्ष्य दिया इन्होंने करीब 400 रुपए का। ये कह रहे हैं कि आय में गिरावट है लेकिन मार्जिन जो कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वो अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। और क्रेडिट स्विस जो है ये न्यूट्रल की राय को बरकरार रखे हुए हैं 295 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि सफोला की जो अपस्टॉकिंग हुई है इससे नतीजों में एक फायदा देखने को मिला है। ओके, तो ये तो है ब्रोकरेज के दम पर स्टॉक्स एक्शन में। और अन्य स्टॉक्स कौन से हैं या सेक्टर्स हैं जहां पर एक्शन दिख सकता है? बिल्कुल दीपांशु, सीमेंट सेक्टर पर काफी सारी रिपोर्ट्स आई। अगर आप देखें तो सीएलएसए ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि जो वॉल्यूम के लिहाज से कंपनियां हैं उसके मुकाबले इन्हें जो वैल्यूएशन के हिसाब से जो अट्रैक्टिव है वो कंपनियां पसंद आ रही हैं। अंबुजा सीमेंट पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। आउट परफॉर्म से अब रेटिंग बढ़ाकर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की है, 194 से बढ़ाकर 200 रुपए का लक्ष्य दे दिया है। डालमिया पर खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य जो है 725 रुपए से घटाकर 710 कर दिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है, खरीदारी की राय से घटाकर अब आउट परफॉर्म की राय ये दे रहे हैं। लक्ष्य जो है 4050 रुपए से घटाकर 3925 का दिया है। श्री सीमेंट पर भी इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, आउट परफॉर्म से अब घटाकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 17,320 से बढ़ाकर 18,600 कर दिया है। और रैमको सीमेंट्स पर बिकवाली की राय बरकरार है 480 रुपए के लक्ष्य के लिए। क्यूमेंस इंडिया पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर होल्ड की रेटिंग अब घटाकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी जा रही है। लक्ष्य जो है 425 से घटाकर 320 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि मध्यम अवधि में कंपनी का आरओई 15% से कम हो सकता है, जिसके चलते डी रेटिंग की पूरी संभावना नजर आती है। नोमेरा की रिपोर्ट आई है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, जहां पर डाउनग्रेड कर अभी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 500 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये कह रहे हैं कि एयूएम ग्रोथ 10% तक रह सकती है, लेकिन आगे जाके जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 1.4% से लगभग 1.85% तक हो सकता है। सीएलएसए की रिपोर्ट है बीएचईएल पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 40 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि लैंड मोनेटाइजेशन की जो योजना है इससे स्टॉक में री रेटिंग संभव है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 870 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कंपनी की बैलेंस शीट बेहद मजबूत है, साथ ही असेट लाइट मॉडल है जो इन्हें पसंद आता है। मॉर्गन स्टैनली एचडीएफसी लिमिटेड पर रिपोर्ट जारी कर रहे हैं और ओवरवेट की रेटिंग अब बरकरार रखी है 2155 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि पूरी सेक्टर में सबसे ज्यादा मजबूत बैलेंस शीट है और ग्रोथ को लेकर इनका भरोसा बरकरार है। अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1544 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वक्त है बिगुल का पिक ऑफ द डे। आइए करते हैं शुरुआत दिल्ली से। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मैं तो नोटा का प्रयोग करूंगा। कल मार्केट काफी गैप डाउन के साथ गिरा है, नीचे में 9260 एक सपोर्ट है, तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। नोटा है मेरा। ओके, कुणाल जी मॉर्निंग सर, आपका पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है औरो फार्मा को, जिसमें कि कल एक ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आया। स्टॉक में एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, और कल जो ब्रेकआउट आया है मुझे लगता है कि स्टॉक को कम से कम 720 रुपए तक के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो मौजूदा स्तरों पर यानी कि 655-56 के आसपास इसको खरीदें। 635 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें और आज के लिए पहला टारगेट मेरा 685 रुपए का होगा। ये लेवल निकल जाएंगे तो फिर 715 के लेवल्स भी ऑरो फार्मा में आते हुए दिखेंगे। और साथ ही अनिल जी एक और स्टॉक जिस पर लगातार मैं खरीदारी की राय देता आया हूँ, स्टॉक का नाम है जीएमएम फॉडलर। इसमें भी हमने कल एक बहुत शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखी थी, तो जिनके पास भी पोजीशन है उन्हें तो बने ही रहना चाहिए। साथ ही में जो लोग नई खरीद करने के लिए मौका तलाश रहे हैं, मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों पर जीएमएम फॉडलर में भी कुछ समय के लिए अगर आप खरीदना चाहें शॉर्ट टर्म के लिए, तो जीएमएम फॉडलर में एक बेहतरीन मौका है खरीदारी का। ओके, तो दो स्टॉक हैं जो एक कैश मार्केट का जीएम फॉडलर जो सदाबहार पसंद रहा है कुणाल जी को, यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। और औरोबिंदो फार्मा तो आपकी स्क्रीन पर रही है, 635 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी कर सकते हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका क्या इरादा है।
अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा इरादा ये बाउंस बैक को प्ले करना है। मुझे लगता है ये बाउंस बैक एक्सटेंड होगा। मैं भारतीय एयरटेल को खरीदूंगा। 532 का क्लोज है, 525 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 549 के टारगेट्स आज और कल में आने चाहिए। ओके, भारतीय एयरटेल में यहां पर खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी, दीपांशु वेरी गुड मॉर्निंग। और मैंने कल बीटीएसटी में कैडिला दिया था, वही कंटिन्यू करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप टारगेट ₹1 से चूक गया, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहूंगा। अभी मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 320 का। टारगेट 1 से 2 दिनों का रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 350 355 के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए, तो इधर एक लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए केडिला हेल्थ केयर में खरीदारी करने की राय। यहां पर तेजी करके आप चल सकते हैं। 330 के आसपास खरीदिए, 320 का स्टॉप लॉस और 350 355 के टारगेट। सिद्धार्थ सेडानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। पिछले हफ्ते जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनका यह भी कहना था कि अब हमारी खरीदारी करने की राय नहीं है। मेरे ख्याल से तब 9500 के आसपास या इसके ऊपर था निफ्टी, और तब बोल रहे थे कि अब धीमे धीमे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सिद्धार्थ जी, आपकी कॉल सही रही, फिर से उछाल मिल रही है। क्या बढ़िया रेंज होगी, क्या लेवल्स हैं जहां पर आपको लगता है प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, और अगर आज के लिए आप कोई पिक ऑफ द डे देना चाहें तो वो भी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे लगता है कि 9500 के ऊपर जब भी मार्केट पहुंचता है 9600-700 के आसपास, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट एक टाइट रेंज में लग रहा है मुझे शॉर्ट टर्म में, वो है 8500 से 9500। सबसे बड़ी चीज इस सिचुएशन में खाली ग्रीन जोन स्टॉक ही लेना चाहिए। जी हाँ, ग्रीन जोन स्टॉक। मैं कंपनियों की बात कर रहा हूं, फंडामेंटली जिसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रीन हो, अच्छे हो, मजबूत हो, वही कंपनी में खरीदारी करनी चाहिए। और वो कंपनी मुझे लगता है स्पेशलिटी केमिकल से आरती इंडस्ट्री होनी चाहिए। आरती इंडस्ट्री के केमिकल बहुत सारे क्षेत्रों में लगता है, और उसमें से एक क्षेत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है फार्मा। मुझे लगता है कि आरती इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल की, जरूर खरीदारी कर सकते हैं। निवेश की राय से 1200 का लक्ष्य होगा। ओके, तो सिद्धार्थ जी की पसंद है आरती इंडस्ट्रीज। 1200 के लक्ष्य के लिए यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। 1095 का इस वक्त दाम चल रहा है।